हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आई एम मोहित बंसल एंड आज हम कुछ और सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सवालों की शुरुआत करते हैं बिना किसी रुके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। We have given position vector r is equal to 5 cos pi t I cap plus 5 sin pi t j cap। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? इज acceleration vector is always opposite to position vector। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर के हमेशा अपोजिट है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? 5 cos पाई टी आई कैप प्लस 5 sin पाई टी जे कैप। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा, है ना? तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो हमको पता है, हम तो डिफरेंशिएशन हम सबको आता है, सिंपल है बहुत, है ना? तो पहले मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो 5 एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई टी, और टी का कोफिशिएंट पाई में आगे लगा देता हूँ, है ना? ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर आई कैप का, प्लस 5 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई टी, और टी का कोफिशिएंट पाई आगे लगा देता हूँ। ये क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया। नाउ कम टू एक्सेलरेशन। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? Acceleration will be again differentiated minus 5 pi sin का differentiation cos theta, तो cos pi t, and now coefficient of t pi, तो pi square हो जाएगा I cap plus 5 pi square cos का differentiation minus sin pi t, इधर माइनस लगा देता हूँ, और पाई मैंने पहले आगे लगा दिया। ठीक है, ये जे कैप हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या एक्सेलरेशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्या एक्सेलरेशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान काम है।
है ना। आसान काम कैसे है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इस एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं क्या करता हूं कि माइनस पाई स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, इसको लिख देता हूं 5 cos पाई टी आई कैप प्लस 5 sin टी पाई टी जे कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये तो आर वेक्टर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली मैंने क्या कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस पाई स्क्वायर इंटू आर टाइम्स है। ठीक है, यदि पोजीशन वेक्टर मेरा ये है आर, पोजीशन वेक्टर ये है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा कि इस पोजीशन वेक्टर को आप पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है इसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई स्क्वायर लगभग लगभग 10 मान लेता हूं, तो 10 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर वेक्टर का, आर वेक्टर के 10 टाइम्स एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, माइनस साइन क्या है, इस अपोजिट। तो ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। यदि ये 1 यूनिट का है तो ये पाई स्क्वायर यूनिट का होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन यदि आई कैप है, मान के चलो इसकी डायरेक्शन यदि आई कैप है तो इसकी माइनस आई कैप होगी, इसकी आई प्लस जे है तो इसकी माइनस आई प्लस जे होगी, यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये बात सही है ना, ये बात ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी है ना, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी जब आपका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको करिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कुछ फॉर्मूला बताया था क्या, बताया था, तो वो बता दो क्या है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये होता है, ये क्या चीज है, ये है स्पीड। ठीक है, तो मेरे को जो वेलोसिटी दी हुई है, मेरे को वेलोसिटी दी हुई है, मैंने वेलोसिटी निकाल ली है। ठीक है, दी हुई नहीं है लेकिन मैंने निकाल ली, वेलोसिटी मेरे को दी है, तो मैं स्पीड नहीं निकाल सकता क्या, कौन नहीं निकाल सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो। तो वेलोसिटी क्या है, माइनस 5 पाई साइन पाई टी आई कैप प्लस 5 पाई कॉस पाई टी जे कैप। ठीक है, ये इस वेलोसिटी वेक्टर का अब मैं मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट, आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसका स्क्वायर करो, तो माइनस 5 पाई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई टी। ठीक है, अब कॉस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी जे के कंपोनेंट के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर करो, 5 पाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई टी। अब इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, 5 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 पाई स्क्वायर, 25 पाई स्क्वायर, तो मैं 25 पाई स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर
पाई टी प्लस कोस स्क्वायर पाई टी, टेढ़ा हो गया इसका अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। 25 पाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 पाई। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 5 पाई। ऊपर रख दो यहाँ पे, अरे स्पीड तो कांस्टेंट है यार, स्पीड तो कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट क्यों है, ये कुछ वेरिएबल तो है ही नहीं, कुछ टाइम का फंक्शन तो है ही नहीं। स्पीड, स्पीड वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। पर स्पीड तो कांस्टेंट आ गई ना, स्पीड को टाइम का फंक्शन थोड़ी ना है, स्पीड तो किसी का भी फंक्शन नहीं है, तो हमारी स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये पोजीशन वेक्टर के हिसाब से यदि कोई पार्टिकल चलेगा ना तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रल 5 पाई इंटू डी टी, 0 से 1, 5 पाई बाहर ले लो, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी की लिमिट हटाएंगे 0 to 1, तो 5 पाई इंटू 1, 5 पाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल आ गई 5 पाई आ गई, ठीक है। बड़ा छोटा सा सवाल था। एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसमें से मैं, है ना, इसमें से मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। बड़ी आसान चीजें है ना जो मैंने बताई है। मेन चीज क्या थी, मेन चीज अपनी ये थी, मेन चीज अपनी ये थी। कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल पूछो तो ये लगाओ, और डिस्प्लेसमेंट पूछे आगे भी है ना, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ कोई से भी चैप्टर है ना, हमेशा ये लगाओ। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट आ गई थी ना, इसलिए मैंने ये की। यदि स्पीड है ना कुछ टाइम का फंक्शन आती, मान के चलो 5 पाई टी आ जाती, तो मैं यहाँ पे 5 पाई टी पुट करता, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन करता मैं, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, टी स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट लगाता। तो ये बड़ी छोटी छोटी बात है, ठीक है। मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसमें से, वो सवाल क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एवरेज वेलोसिटी भी बता दो भैया, ठीक है। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी बड़ी सिंपल चीज है, कुछ फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, होता है बी एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 1 तक आपको बी एवरेज बताना है, ठीक है। तो बी एवरेज क्या हो जाएगा, बी एवरेज ये हो जाएगा। अच्छा, आर इनिशियल क्या है, आर इनिशियल मतलब टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, तो टी इक्वल टू 0 पुट करो। तो टी इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी कि 5 आई कैप, और साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टी इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, ठीक है। टी इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो कॉस 5 पाई क्या हो जाएगा, माइनस 5 आई कैप। कॉस टी की वैल्यू 1 पुट करी तो कॉस पाई इंटू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 मतलब -5 आई कैप, -5 आई कैप प्लस 0 जे कैप, साइन पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और एट टी इक्वल टू 0, ये क्या है, एट टी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पुट कर दो, आर फाइनल कितना है, -5 आई कैप, ठीक है, माइनस आर इनिशियल कितना है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा है। और आर इनिशियल कितना है, 5 आई कैप, 5 आई कैप, टी फाइनल कितना है 1 -0, तो ये आ गया माइनस का 10 आई कैप। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई माइनस का 10 आई कैप, ठीक है।
और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एवरेज एक्सेलरेशन, यही बता देता हूँ इस सवाल के थ्रू। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ नहीं, एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये होती है एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो बी फाइनल निकाल लेंगे, टी वन पुट करके यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, और टी जीरो पुट करके इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। और टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड है ना, ये इसको मैं नहीं कर रहा, ये वो भी एक और सवाल करता है ना। एक सवाल अपन ये कर लेते हैं कि देखो, सबसे मेन चीज़ है डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, एक्सेलरेशन ये होता है, चेंज और ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है, एवरेज वेलोसिटी ये होती है। मेन काम है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने अभी बताया है ना। बाकी बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ है, बस सीधे सीधे आगे बढ़ना है, फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब एक सवाल ये ले लेता हूँ, ये एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, दिस मैन मान, है ना, ये क्या एक गड्ढा है, ठीक है, ये एक गड्ढा है। अब मेन की खासियत क्या है कि 3 स्टेप्स आगे चलता है एंड 2 स्टेप्स पीछे चलता है। ऐसे समझो, ये आदमी क्या है? एंड एक आदमी जो 3 कदम आगे चलता है और फिर 2 कदम पीछे चलता है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 कदम आगे चला, फिर 2 कदम पीछे चला, 1 2, 2 कदम पीछे चला। तो ऐसे ऐसे ना वो कदम चलता है, 3 कदम आगे चला, फिर 2 कदम पीछे चला, फिर 3 कदम आगे चला, फिर 2 कदम पीछे चला, और हर एक कदम चलने में वो 1 सेकंड का टाइम लेता है। तो हमको बताना क्या है, और कुछ एक और चीज जानकारी दे देता हूँ। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो सीधा जाएगा, ये यहाँ से 9 स्टेप दूर है, ठीक है। कोई एक एक करके 9 कदम चल लेगा ना, तो वो इस गड्ढे में गिर जाएगा। यदि आदमी सीधे 9 कदम चलेगा ना, तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन वो सीधे 9 कदम नहीं चलता, वो 3 कदम आगे चलता है, फिर 2 कदम पीछे चलता है। तो सवाल ये है कि फाइंड, सवाल में डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम बताना है जब मैन
जब आदमी गड्ढे में गिर जाता है, मतलब आदमी गड्ढे में कितने टाइम में गिर जाएगा? फाइंड द टाइम व्हेन मैन विल मैन विल फॉल इन द डिच। ओके, तो वो वाला टाइम बताना है कि कितने आफ्टर कितने टाइम बाद यह आदमी गड्ढे में गिर जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। देखो, इस आदमी की खासियत ये है ना कि वो 3 कदम आगे चला और फिर 2 कदम पीछे चला, तो टोटल 1, 2, 3, फिर वापस 2 कदम पीछे चला। तो इन 5 कदम चलने में, ठीक है, 5 कदम चलने में वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो अफेक्टिवली मैन मैन वॉक मैन वॉक्स 1 स्टेप इन 5 सेकंड। अफेक्टिवली 5 सेकंड में यह आदमी है ना केवल एक ही कदम चल पाता है। ऐसे समझो, ये आदमी 5 सेकंड में एक कदम चल पाएगा अफेक्टिवली। अफेक्टिवली केवल 1 स्टेप। अफेक्टिवली मैन 5 सेकंड में एक कदम चल पाएगा, बस ये इसके इक्विवेलेंट है। तो 9 कदम चलने में क्या है, 9×5 = 45। ठीक है, एक स्टेप चलने में 5 सेकंड ले रहा है, तो 9 स्टेप चलने हैं ना उसको, तो 45 सेकंड का टाइम ले लेगा। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो आप सोच रहे हो ना कि चलने हैं 9 कदम और इफेक्टिवली एक कदम चलने में ले रहा है 5 सेकंड, तो 9×5 = 45, 45 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो है ना, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ ये है कि जब आदमी चलते 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 6, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ सेकंड स्टेप, तो इफेक्टिवली ऐसे समझो ये 6 स्टेप चलने में 2 वॉक 6 स्टेप he will take 30 सेकंड। 6 × 5 30 सेकंड। क्यों? क्योंकि एक स्टेप चलने में वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। अफेक्टिवली एक स्टेप चलने में वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो 6 स्टेप चलने में वो 30 सेकंड का टाइम ले लेगा। तो यहां से यहां तक वो 30 सेकंड का टाइम ले लेगा। और यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा? पहले 3 कदम आगे चला, 1, 2, 3, फिर 2 कदम पीछे चला, फिर यहाँ पहुंच गया। फिर 3 कदम आगे चला, फिर 2 कदम पीछे हो गया। तो ऐसे इफेक्टिवली 30 सेकंड का टाइम लग रहा है उसे 6 स्टेप चलने में। ठीक है, 6 स्टेप चल दिया, फिर क्या करता है? 3 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड। अच्छा, 3 स्टेप चलाओ, 7, 8, अरे 9, ये तो डायरेक्ट गड्ढे में गिर गया। 3 स्टेप चलने के बाद तो फिर डायरेक्ट गड्ढे में गिर जाएगा ना, वापिस क्यों पीछे जाएगा? कई सारे लोग ये सोचते होंगे कि 3 स्टेप चला, फिर वापिस 2 स्टेप पीछे आया, तो वापिस क्यों आएगा पीछे? वो जब एक बार वो गड्ढे में गिर गया, जब 6 स्टेप चलने के बाद जब वो 3 स्टेप चलेगा तो डायरेक्ट गड्ढे में गिर जाएगा ना, फिर वापिस पीछे क्यों जाएगा? तो ऐसा समझो, तो फाइनली टोटल टाइम लगेगा 30 + 3, 33 सेकेंड। ठीक है, 3 कदम चलने के बाद तो फिर वो डायरेक्ट गिर ही जाएगा ना, फिर वापस पीछे क्यों जाएगा? तो बात ये है कि टोटल 30 तो यहां तक चल लिया, तो 3 स्टेप चलने में फिर वो 3 सेकंड का टाइम और लगाएगा। इस बात को ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और एक और सवाल करते हैं।
सवाल ये है, सवाल कौन सा लूँ? चलो ठीक है, एक ही वाला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? एक जीप है। ठीक है, तो जीप क्या है? v1 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो v1 वेलोसिटी से जीप ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। आधे रास्ते आधे रास्ते जीप v1 वेलोसिटी से चलती है। ठीक है, एंड फोर फोर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। ठीक है, आधे रास्ते आधे रास्ते आधा रास्ता आधा रास्ता ये हो जाएगा। ठीक है, आधे रास्ते चली v1 स्पीड से। ठीक है, एंड फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल्स t1 it travels for remaining half distance it रिमेनिंग हाफ ने रिमेनिंग डिस्टेंस लिखो। ठीक है, आधी डिस्टेंस तो वो v1 स्पीड से चली, एंड फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद स्पीड v2 फॉर t टाइम एंड एक जीप आधे रास्ते v1 स्पीड से चलती है, एंड आधे रास्ते v1 स्पीड से चलती है। फिर v2 स्पीड से चलती है t टाइम तक। ठीक है, फिर v3 स्पीड से चलती है
फिर B3 स्पीड से चलती है कितने T टाइम तक। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जो पहले जीप थी वो आधी डिस्टेंस तो B1 स्पीड से चली, फिर बची हुई आधी स्पीड दो अलग अलग वेलोसिटियों से चलती है। बची हुई आधी बची हुई आधी डिस्टेंस वो दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। तो वो कैसे ट्रेवल करती है आधी डिस्टेंस? पहले तो B2 स्पीड से T टाइम तक चलती है, फिर उसके बाद B3 स्पीड से T टाइम तक चलती है। तो ऐसे करके वो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अच्छा, ये तो हो गया सवाल। नहीं, ये तो थी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब सवाल क्या है? अब सवाल बता देता हूं। फाइंड एवरेज। तो इस जीप की आप एवरेज स्पीड बता दो मुझे। तो बड़ा ही आसान से सर इसका सवाल है, सोल्यूशन। ठीक है, तो है ना, इसमें कुछ रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता लगाना है? एवरेज स्पीड। तो वो पहले जो दिया हुआ है उसे समझो। क्या क्या दिया हुआ है? ये जस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है केवल B1 वेलोसिटी, B1 स्पीड दी हुई है, B2 स्पीड दी हुई है, B3 स्पीड दी हुई है। ठीक है, ये तीन चीज दी हुई है और तीन चीजों से ही मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जाहिर सी बात है कि एवरेज स्पीड है ना इन तीनों की टर्म में ही होगी। अच्छा, तो दिया हुआ है B1, B2 और B3, निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो क्या होता है एवरेज स्पीड? तो जो पता लगाना है उसके बारे में कुछ जानते हो कि क्या पता लगाना है? पता लगाना है एवरेज स्पीड। हम जानते हैं होती है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होती है यही एवरेज स्पीड जो कि हमें निकालनी है। बस। तो क्या है, न्यूमरेटर में कुछ पुट करो, डिनोमिनेटर में कुछ पुट करो और एवरेज स्पीड आप पता लगाओ। बस। तो हमें डिस्टेंस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है यार। कोई आम आदमी सोचेगा 8वीं 9वीं क्लास का कि यार आप बोल रहे हो कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, मेरे को डिस्टेंस तो दी नहीं है। पर डिस्टेंस के बारे में कुछ हिंट दी है कि जीप ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड B1। अच्छा, तो B1 स्पीड से ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी। अच्छा, तो जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। अच्छा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। चलो, एक बात मुझे पता चली। ठीक है, अरे है ना। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं क्या आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या रखूँ? डिस्टेंस में क्या रखूँ भाई? मेरे को आगे बढ़ना तो चाहता हूँ पर कुछ रास्ता मिल नहीं रहा। तो रास्ता पता लगाना है, तो रास्ता बनाओ। रास्ता पता लगाना है, आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता दिख नहीं रहा, तो रास्ता हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस तो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, आधी डिस्टेंस हमने एक्स मान ली, तो ये भी एक्स होगी। तो है ना, सवाल को है ना पहले मैथमेटिकली लिख लिया करो। जैसे मैथमेटिकली मैंने मान लिया कि आधी डिस्टेंस है ना उसने एक्स चली है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये एक्स 2x। अच्छा, हमेशा है ना कुछ मानने की हिम्मत रखा करो कि लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी समथिंग। मान के आगे बढ़ो, जो माना उसे हटाओ और आंसर पाओ। 2x हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे टोटल टाइम पता लगाना है, तो टाइम कैसे पता लगा पाऊंगा मैं?
यहाँ से जब ये जीप यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे उसने अपनी एंडिंग करी, तो इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लग गया? रिमेनिंग हाफ v1 वेलोसिटी से चली, फिर रिमेनिंग हाफ v2 वेलोसिटी से भी सेम टाइम के लिए चली, और v3 स्पीड से भी सेम टाइम के लिए चली। तो मैं टाइम कैसे पता लगाऊंगा? तो उसका जवाब ये है कि चलो आप पूरा टाइम तो नहीं, इस हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जीप कितना टाइम ले रही है? तो इस हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जीप टाइम ले रही है x अपॉन v1। टाइम बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही कह रहा है मैंने। अच्छा, चलो यहाँ तक का टाइम तो मेरे को पता लग गया। अब यहाँ तक का टाइम बता दो मेरे को। तो यहाँ तक का टाइम सेम टाइम t के लिए v2 वेलोसिटी से चली, और फिर उतने ही टाइम के लिए v3 वेलोसिटी से चली। ये टी हो गया, लो भैया। पर मेरे को t थोड़ी दिया हुआ है, मेरे को तो v2 दिया हुआ है, तो t को एलिमिनेट करूंगा मैं। अच्छा, तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स बाई v1 प्लस। अब मेरे को ये पता है, मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये चलने में ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये वाली डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चली, v2 स्पीड से t टाइम के लिए चली, और v3 स्पीड से t टाइम के लिए चली। तो इस डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी। तो यहाँ से t कितना आ गया? यहाँ से t आ गया x अपॉन v2 प्लस v3। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, t प्लस टी 2t हो जाएगा, और t की वैल्यू पुट कर देता हूँ x अपॉन v2 प्लस v3। बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। ये x खल्लास, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 2 अपॉन v2 प्लस v3, ठीक है। तो इसको आप आगे और अच्छे से सॉल्व कर लो, कुछ अच्छा लिख लो, मैं लिख देता हूँ। तो 2 अपॉन, ठीक है, इसको ऊपर भेज दो, इसको तो ये क्या आ गई? ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। सही किया है ना? सही किया है, और क्या है? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछ ली, है ना। एक और सवाल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि चलो ये वाला ले लेता हूँ।
ये क्या है? ये एक रेल की पटरी है, ठीक है। तो मैं अब रेल ही बना देता हूँ। ठीक है, ये है एक रेल की पटरी, ठीक है। ये क्या है? एक साइकिलिस्ट है, ठीक है। तो रोजाना वो अपने घर से इधर मजदूरी के लिए जाता है। मजदूर आदमी है, ठीक है। रोजाना सुबह 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 घर से निकलता है मजदूरी के लिए, फैक्ट्री में जाने के लिए, ठीक है। तो वो फैक्ट्री में जाता है, तो उसे रास्ते में क्या है, यहाँ पे ट्रेन मिलती है। ये क्रॉसिंग है ना, ये क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग पे उसे ट्रेन मिलती है डेली। डेली वो रोजाना घर से निकलता है, तो घर पे ना कुछ फिक्स टाइम पे निकलता है, समझ रहे हो। ट्रेन तो है ना, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है कि वो इतने बजे यहीं पहुंचेगी क्रॉसिंग पे। तो ऐसे ही वो है ना बिल्कुल फिक्स टाइम पे घर से निकलता है, और जब वो उस रेल की पटरी को क्रॉस करता है ना, तो उसे ट्रेन गुजरती हुई पाती है, ठीक है। ट्रेन गुजर रही होती है, इस क्रॉसिंग को पार कर रही होती है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन जो है क्रॉस कर रही होती है। ठीक है। तो आदमी भी क्या है, एक फिक्स टाइम पे घर से निकलता है। कितनी स्पीड से निकलता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदमी जो है इस रास्ते पे जाता है। और रोजाना सुबह सुबह ट्रेन लेट हो जाती है, मतलब ट्रेन जो है इसको क्रॉस करती हुई पाती है, ठीक है। तो तो ना, वन डे वन डे मैन वॉज लेट बाय 25 मिनट्स। तो एक दिन क्या होता है कि आदमी लेट उठता है, ठीक है। आदमी है ना, वो लेट उठता है, 25 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो ही फाइंड्स ट्रेन 10 किलोमीटर बैक फ्रॉम क्रॉसिंग, ठीक है।
तो एक दिन आदमी 25 मिनट लेट हो गया तो 25 मिनट लेट हो गया ना, तो उसे ट्रेन अब यहाँ नहीं मिलेगी। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा ना तो ट्रेन तो पहले जा चुकी होगी, ठीक है। 25 मिनट लेट हो गया तो वो रास्ते में जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई ट्रेन है ना यहाँ पर है, ट्रेन जो है ना वो तो यहाँ पहुंच गई। जब वो 25 मिनट लेट हो गया तो वो पाता है कि ट्रेन है ना 10 किलोमीटर दूरी उसे रास्ते में मिल गई, ठीक है, और आदमी यहाँ पर है। ठीक है, आदमी तो यहाँ पर है और उसे ट्रेन पहले ही 10 किलोमीटर पहले क्रॉसिंग से यहाँ पर मिल गई। फाट उसे यहाँ पे क्रॉसिंग पे नहीं मिली, पहले जब 25 मिनट लेट नहीं होता था ना तो क्रॉसिंग पे ही मिलती थी। जब 25 मिनट लेट हो गया तो क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही रास्ते में उसे मिल गई। ठीक है, तो सवाल क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड का पता लगाइए। इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, पर कोई ज़्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए, अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। इसको ना तुम ऐसे समझो कि है ना, आदमी जो है ना, आदमी वो पहले रोजाना ट्रेन को यहाँ पे पाता था। मान के चलो वो 8 बजे इस क्रॉसिंग को 8 बजे क्रॉसिंग पे आदमी की और ट्रेन की मुलाकात होती थी डेली। डेली आदमी की मुलाकात होती थी ट्रेन से, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि आदमी जो है 25 मिनट लेट हो गया। अच्छा, तो अब पहले वो पहुंचता था डेली 8 बजे इस क्रॉसिंग पे, ठीक है। तो अब कितने बजे पहुंचेगा वो? 8:25 पे। अब वो 8:25 पे, एक सेकंड मैच चालू है क्या, सॉरी। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं ये बोल रहा था कि होती थी मुलाकात दोनों की 8 बजे क्रॉसिंग पे। एक दिन हो गया आदमी लेट, और कितना लेट हो गया? लेट हो गया वो 25 मिनट। तो आदमी जब फाटक पे पहुंचेगा ना तो उस वक्त टाइम 8:25 हो रहा होगा, और ट्रेन तो कहीं यहाँ पहुंच गई होगी। ट्रेन तो यहाँ पहुंच गई होगी जब वो और पहले वो 8 बजे पहुंच जाया करता था, ठीक है। अब 25 मिनट लेट हो गया। जब एक दिन वो ऐसे जा रहा था तो वो 25 मिनट लेट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि इस थिकनेस को तो नेग्लिजिबल मान लेना, ठीक है। इस डिस्टेंस को तो मैं केवल इस सीधे पाथ की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब आदमी की स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलने में वो आधे घंटे का टाइम लगाएगा, ठीक है। तो आधे घंटे पहले ट्रेन उसको यहाँ पे मिली। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलने चाह रहा हूँ कि ही फाइंड ट्रेन 10 किलोमीटर बैक फ्रॉम क्रॉसिंग। समझ रहे हो? जब वो
आदमी 8:25 में यहाँ पे पहुंचा और 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आधे घंटे का टाइम लगा रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आधे किलोमीटर का आधे घंटे का, ठीक है, टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो जब 8:25 पे वो यहाँ पे पहुंचेगा तो आधे घंटे पहले वो यहाँ पे होगा तो उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? 7:55। मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या? समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दिन जब वो 8 बजे पहुंचा करता था पहले, अब वो 8:25 पे इस क्रॉसिंग पे पहुंच रहा है और ट्रेन आगे निकल चुकी है, ठीक है। और क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पहले, क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पहले वो अपने सामने अपने बगल में इस ट्रेन को जाते हुए देखता है, ठीक है। और 8:25 पे वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस 10 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आधे घंटे का टाइम लगाता है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो आधे घंटे का टाइम लगाता है, ठीक है। तो जब वो 8:25 पे क्रॉसिंग पे पहुंचेगा तो उससे आधे घंटे पहले वो उस ट्रेन को अपने बगल में देख रहा होगा। तो 8:25 से आधे घंटे पहले 7:55 हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा होगा ना, उसकी घड़ी में 7:55 हो रहे होंगे। अच्छे से समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पैसेंजर इस आदमी को जाते हुए देखेगा ना तो उसकी घड़ी में 7:55 हो रहे होंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, अच्छा ट्रेन तो है ना फिक्स 8 बजे यहीं पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी जगे ना जगे, हम लेट हो जाए चाहे ना हो, ट्रेन तो फिक्स 8 बजे यहाँ पे आया करती थी। चाहे पैसेंजर आए ना आए, ट्रेन तो 8 बजे यहाँ पहुंचेगी। अच्छा, तो 8 बजे यहाँ पे पहुंचना है ट्रेन को, यहाँ पे हो रहे हैं 7:55, तो 5 मिनट में उसे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट, ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड, ठीक है। मिनट को आवर में चेंज कर देंगे, मिनट को आवर में चेंज कर देंगे तो 5 मिनट किसके इक्वलेंट होता है? 1/12 आवर। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ये बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा, क्या चक्कर है, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसको ऐसे समझो कि दोनों की मुलाकात होती थी डेली 8 बजे, दोनों की मुलाकात होती थी डेली 8 बजे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, आदमी लेट जगा, और लेट जगा कितना? 25 मिनट। जब 25 मिनट लेट हो गया तो वो क्रॉसिंग पे भी 25 मिनट लेट पहुंचेगा। जनरली वो 8 बजे क्रॉसिंग पे पहुंच जाया करता था और उस समय दोनों की मुलाकात इस क्रॉसिंग पर होती थी। तो जब 25 मिनट लेट हो जाएगा तो वो 8:25 पे क्रॉसिंग पे पहुंचेगा, और क्रॉसिंग पे पहुंचेगा जब तक ट्रेन काफी आगे निकल चुकी होगी। लेकिन सवाल में एक और चीज हमको दी हुई है कि जब वो लेट था और रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि ट्रेन क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही, क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही उसे बगल में से जाती हुई दिखती है। आदमी साइकिल चला रहा था, बगल में से ट्रेन जा रही है, जिस दिन वो लेट था, ठीक है। यदि लेट नहीं होता ना तो दोनों की मुलाकात तो यहाँ होती, और लेट हो गया इसलिए मुलाकात दोनों की अब यहाँ हो रही है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पहले आदमी की ट्रेन से मुलाकात हुई, ठीक है। और फिर आदमी 8:25 पे फाटक पे पहुंचा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में साइकिलिस्ट ने आधे घंटे का टाइम लगाया, ठीक है।
और 8:25 पे साइकिलिस्ट क्रॉसिंग पे पहुंचा। ठीक है, तो ठीक है, तो आदमी जो है ना, आधे घंटे पहले उसकी घड़ी में टाइम ये हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि आधे घंटे पहले वो यहाँ पे था, और आधे घंटे पहले 8:25 टाइम से आधे घंटे पहले साइकिलिस्ट यहाँ पे था। तो इससे आधे घंटे पहले 7:55 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी घड़ी में टाइम होगा, टाइम तो सबके लिए सेम होगा, वही टाइम इसके लिए होगा। तो पैसेंजर की ट्रेन में भी, पैसेंजर की घड़ी में भी यही टाइम हो रहा होगा। ठीक है, और ट्रेन को तो है ना 8 बजे पहुंचना है। ट्रेन को तो 8 बजे ही क्रॉसिंग पे पहुंचना है। तो 5 मिनट में उसे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो उस हिसाब से हम उसकी स्पीड पता लगा लेंगे। ठीक है, पढ़ाना बहुत कठिन काम होता है भाई। ठीक है, समझना आसान काम होता है, पढ़ाना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, सब कुछ बराबर है। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। टाइम कितना हो गया? टाइम 57 मिनट। ओके, एक और क्वेश्चन ये है, इसमें काफी टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम काफी कुछ सीखने वाले हैं ना। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इससे हम काफी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। यार ये सर्कल बनता भी नहीं है मेरे पे यार। ठीक है, ठीक है। ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा था सर्कल में, r रेडियस की सर्कल में। ठीक है, थीटा एंगल चलने तक। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये दो चीज पता लगानी है। ठीक है, तो इसको मैं करके बताता हूँ। सोल्यूशन, सोल्यूशन ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी होती है ठीक है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आर इनिशियल कितना है? अच्छा, इसको मैंने आपको पहले भी एक तरीका से बताया था कि डेल्टा आर यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा आर यहाँ पे ये होगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और इस डेल्टा आर वेक्टर की लेंथ मैंने क्या बताई थी, आपको याद है? इसकी लेंथ मैंने बताई थी 2r साइन थीटा बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, 2r साइन थीटा बाई 2 बताया था मैंने। दोबारा बता देता हूँ कैसे बताया था। ये r है, के r है, ये थीटा है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये वाली लेंथ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ/2, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r sin θ/2, और ये वाली डिस्टेंस भी r sin θ/2 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r sin θ/2, ठीक है। तो डेल्टा r क्या हो जाएगा, 2r sin θ/2 अपॉन टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, आर थीटा, स्पीड क्या है बी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आर थीटा अपॉन बी, आर से आर कैंसिल, तो यह आ जाएगा बी अपॉन साइन θ/2 अपॉन θ/2। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताना चाहता था, इसमें ना मैंने क्या करा कि यहाँ पे ना एवरेज वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, एवरेज वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, कुछ मैंने डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लिखी। मैंने क्या किया, केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। अब मैं क्या कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन अच्छे से निकालना चाहता हूँ, तो आर इनिशियल कितना है, आर इनिशियल हो जाएगा, इसको मैं एक्सिस मान लो, ठीक है। ये आई डायरेक्शन, ये जी डायरेक्शन, ठीक है। तो आर इनिशियल हो जाएगा आर आई कैप, ठीक है। और आर फाइनल क्या हो जाएगा, तो आर फाइनल मैं अच्छे से बताता हूँ क्या हो जाएगा। ये आर वेक्टर है, पहले ये सर्कल था, है ना, पहले आर वेक्टर ये था, ठीक है, एंगल थीटा घूम गया, ठीक है। तो इस आर कंपोनेंट, इस आर वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा। तो एक हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आर कॉस थीटा आई कैप में और आर साइन थीटा जे कैप में, ठीक है। ये आर फाइनल हो गया, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अब, ठीक है। यहीं पुट करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर इनिशियल कितना है, आर इनिशियल आर आई कैप है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आर थीटा बाई बी, ठीक है। आर आर खत्म, ठीक है। तो कॉस थीटा -1 आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और मल्टीप्लाई में बी बाई थीटा, ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। कोई पूछे वेक्टर में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी ये है, तो फिर ये क्या चीज़ है, मैंने पहले बताया था ये मैग्नीट्यूड है। अरे तो वेक्टर फॉर्म ये है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड ये आने वाला है, हाँ इसका मैग्नीट्यूड ये आने वाला है, मैं निकाल के बताता हूँ,
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी बाई थीटा अंडर रूट आई वालों का स्क्वायर करो, कॉस थीटा -1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा +1 -2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म को मिला लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 1 - 2 cos थीटा। ठीक है, तो 2 - 2 cos थीटा, तो मैं 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, 2 × 1 - cos थीटा का अंडर रूट b बाई थीटा अंडर रूट 2 1 - cos थीटा, ये कुछ पता है, cos 2 थीटा जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यदि मैं थीटा को θ/2 पुट कर देता हूँ तो ये θ/2 हो जाएगा, तो cos थीटा की जगह मैं ये पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करो, cos थीटा को उधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 - cos थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो b बाई थीटा 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर सॉरी अंडर रूट, तो ये वही लिखा हुआ है b साइन θ/2 अपॉन θ/2 आ गया, वही आ गया। ठीक है, तो ये है कि वेक्टर फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, तो ऐसा करो, और ज़्यादा अच्छे से करना है ना तो वेक्टर में करो बिल्कुल अच्छे से, आई कंपोनेंट निकालो, जे कंपोनेंट निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन भी बता देता हूँ, मैं यहीं पे बताऊंगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, नीले पेन से बताऊंगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की बाय डेफिनेशन से हम जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और बी फाइनल कितना है, बी फाइनल ये रहा, बी फाइनल ये रहा, तो मैं यहां बनाता हूं, शुरू में ना वेलोसिटी ये थीटा एंगल घूम गया, पहले वेलोसिटी ऐसे थी। ठीक है, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी ऐसे थी, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो ये तो हो गई बी फाइनल, ये हो गई बी इनिशियल। ठीक है, तो बी इनिशियल तो मैं देख के बता सकता हूं, बी इनिशियल तो है बी जे कैप, ये आई डायरेक्शन और ये जे डायरेक्शन, तो बी इनिशियल तो बी जे कैप हो गया। बी फाइनल बताना है मेरे को। ठीक है, तो बी फाइनल भी बड़ा आसान है निकालना। अच्छा देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा, अब मैं क्या इस लाल वाली लाइन के परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये डाल दिया। अच्छा ये थीटा, अच्छा सर्कल में चलने वाले की प्रॉपर्टी होती है कि पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है।
समझ रहे हो? ये आर पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो चलते 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 थीटा एंगल घूम गया तो वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। तो जितना जितना पोजीशन वेक्टर जितना पोजीशन वेक्टर घूमा वेलोसिटी भी उतनी घूम गई। जितना पहले पोजीशन वेक्टर नीला वाला है ना और लाल वाला वेलोसिटी है, तो पोजीशन वेक्टर यदि थीटा घूमा तो वेलोसिटी वेक्टर भी थीटा घूम गया, है ना। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो हम दिख भी रहा है, पहले वेलोसिटी ऐसी थी और वेलोसिटी ऐसे हो गई। पहले वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है। अब बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो घूमी कितनी, थीटा एंगल से घूम गई, समझ लो। तो बी फाइनल क्या हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट कर दो। एक नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना आ रहा है, माइनस का बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बी फाइनल कितना है, ये बी इनिशियल, ये इसमें से इसको घटा दो, मैं घटा देता हूँ, माइनस बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा -1 जे कैप अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम लगा आर थीटा बाई बी, बी भी उड़ा दो, तो माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा -1 जे कैप अपॉन 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 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बी भी उड़ेगा थोड़ी, है बी स्क्वायर हो जाएगा, उड़ेगा नहीं, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन आर थीटा, है ना। तो ये आ गया हमारा बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो ये वही चीज लिखी हुई है। इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वाली टर्म तो बाहर रहेगी, तो वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा -1 का स्क्वायर, तो वो घूम फिर के चीज ये आनी है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो एक ऐसे भी ध्यान रख लेंगे, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दिख रहा है क्या अच्छे से वाला, दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि कोई वेक्टर लाइक ए वेक्टर थीटा एंगल से घूम जाता है, यदि कोई वेक्टर थीटा एंगल से घूम जाता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ये वेक्टर घूम जाता है थीटा एंगल से, और घूमना कैसे है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, इस पेन की लेंथ चेंज नहीं करनी, बस पेन को घुमाना है। ये पेन एक वेक्टर है मान लीजिए,
तो इस पेन को आपने घुमा दिया थीटा एंगल से, और ऐसे घुमाना है कि इसकी लेंथ आपको चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो इस वेक्टर में जो चेंज आता है ना, चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा। चेंज जो होता है ना, जैसे ए इनिशियल और ए फाइनल, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, तो फाइनल वेक्टर जो है, इनिशियल वेक्टर प्लस इनिशियल वेक्टर में आपने कुछ चेंज किया, ठीक है। मैं पहले वाली पोजीशन में कुछ चेंज करके आपने फाइनल पोजीशन फाइंड की, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, तो डेल्टा ए जो होगा ना, डेल्टा ए, वो होगा, वो क्या होगा, वो होगा 2a साइन थीटा बाई 2। डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 होगा, समझ रहे हो। डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 होगा, वो आप यहाँ से भी देख लो। इस पोजीशन वेक्टर को मैंने इसकी लेंथ को सेम रखते हुए थीटा एंगल से घुमा दिया, तो इस पोजीशन वेक्टर को मैंने पोजीशन वेक्टर की लेंथ को मैंने सेम रखते हुए थीटा एंगल से घुमा दिया। तो इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज ये आया, चेंज ये आया, और चेंज कितना आया, चेंज आया 2r साइन थीटा बाई 2। तो ऐसे ही मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी भी वेक्टर को आप थीटा एंगल से घुमा दीजिए, कीपिंग लेंथ ऑफ वेक्टर कांस्टेंट, देन change change in the vector will be 2a sin theta by 2, ठीक है। चेंज क्या होगा, 2a sin theta by 2 होगा, समझ रहे हो। चेंज a sin 2a sin theta by 2 होगा। अच्छा, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले ये था, फिर बाद में वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है ना, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हुई है। और डायरेक्शन कितने से चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है थीटा एंगल से। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस 2v साइन थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v साइन थीटा बाई 2। और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, आर थीटा बाई बी। तो डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ऐसे ध्यान रखो, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा 2a sin थीटा बाई 2। 2a sin थीटा बाई 2 चेंज क्या होगा, 2a sin थीटा बाई 2 चेंज इसलिए होगा क्योंकि आपने केवल एंगल चेंज किया है। तो एंगल चेंज किया है तो वेलोसिटी का एंगल कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी का एंगल चेंज हुआ थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, 2b sin थीटा बाई 2।